22 जनवरी से पहले जो है सभी लोग अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि 21 तारीख को जो है सी-टेट का एग्ज़ामिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। अलग अलग शहरों में जिसका परीक्षा है उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कर लीजिए और कोशिश करिएगा कि समय से पहले पहुँचिएगा, क्योंकि 22 तारीख को होने वाले जो है अयोध्या में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस बात से पूरे देश जो है उसी में ही बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है कि सब लोग समय से बहुत पहले पहुंच जाने की कोशिश करिएगा, मतलब 1-2 घंटे पहले ही सेंटर पे पहुंच जाना, क्योंकि बसें जो है सभी हर एक शहर से जो है, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में हर एक शहर से, मथुरा से जो है या अलग अलग शहरों से सबको अयोध्या से जोड़ने की कोशिश भारत सरकार ने करी है। और अलग शहरों से या अलग राज्यों से भी लोग इधर उधर जो है अयोध्या के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग अपने समय से सेंटर पे पहुँचिएगा और ये नहीं सोचना कि 10 मिनट 5 मिनट पहले पहुँचेंगे तो आप लोगों के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि मेंटली जो है बिल्कुल रिलैक्स होकर के ही सेंटर पे पहुँचना आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, आज हम बात करने वाले थे ईवीएस के इस टॉपिक से कुल मिलाकर के करीब देखा जाए तो करीब 2 से 3 नंबर आपके 100% मिलने की संभावना है। तो आपको बस समझने की आवश्यकता होगी कि हमें इसको किस तरह से समझना होगा। और जो एनसीएफ 2005 है वो भी किस चीज़ पे हमें फोकस करती है पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई आपकी अंतिम छोर पे है, अंतिम स्थिति में है, क्योंकि आप जो भी आपने तैयारी किया है उसके अगेंस्ट हम इसी में जो आपके लिए कहते हैं कि आपकी पढ़ाई में एक स्वाद आ जाएगा इस चीज़ से लेकर के, यानी कि आपको पढ़ाई में थोड़ा सा और हम इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे इससे संबंधित जितनी भी हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिव एक्सपेंसिव की, यानी रचनात्मक अभिव्यक्ति, यानी रचनात्मक अभिव्यक्ति की बात की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे 1 to 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं उनको जो भी कोई एक्टिविटी ऐसी हो वो एकदम क्रिएटिव होना चाहिए, जिससे उनको सीखने में आसानी हो। क्योंकि कोई चीज़ जब हमें किसी चीज़ को कुछ सिखाना होता है तो हमें अगर एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है एक शिक्षक, तो हमें सीखने में बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त होता है तथा सीखने में हमें बहुत ही आसानी और सुविधाजनक लगता है। दूसरे नंबर पे आते हैं परिचर्चा। जैसे क्लासरूम में कोई आप एक्टिविटी पढ़ा रहे हो तो उसमें एक दूसरे के साथ परिचर्चा करेंगे, यानी कि कुछ विद्यार्थियों का राय अपना अलग होगा और कुछ विद्यार्थी जो जिस टॉपिक पे आप चर्चा करेंगे हो सकता है उसके बारे में कुछ जान रहे हों, तो उससे उनको जो परिचर्चा के माध्यम से या डिस्कशन के माध्यम से कह सकते हैं जो है बहुत आसानी से, तो इस तरह से परिचर्चा से बच्चों को सीखने का बहुत ज़्यादा अवसर मिलती है। तो और 0 to 5th क्लास तक के बच्चों की बात करें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपस में डिस्कस करके चीज़ों को सीखने का, ताकि उनको अवसर प्राप्त हो, वो अपनी बात आप तक पहुँचाएँ, आपसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। और नेक्स्ट है फील्ड ट्रिप, यानी कि क्षेत्रीय भ्रमण क्यों कराया जाता है। उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जब आप क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से आप हर चीज़ को रियल देखते हैं। जैसे आपको ये छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, आप बोलते हैं ट्रेन, तो उनको लगे ट्रेन बहुत बड़ी चीज़ होती है, पता नहीं कैसे चलती होगी, क्या है, उनके मन में बहुत सारी अभिलाषाएँ या बहुत सारी इच्छाएँ जागृत होती होंगी। अगर आप उनको फील्ड ट्रिप के माध्यम से अगर आप उनको ट्रेन का विज़िट करा देंगे तो उनको लग जाएगा हाँ जी ट्रेन ऐसी चलती है। तो उसके बारे में उनको अगर आप कुछ पोएम वगैरह या कुछ के लिखवाना चाहोगे कि आप इसके बारे में 2-4 लाइन लिखिए या उसके बारे में बताइए, तो बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। उसके पहिए ऐसी थी, वो है, ये है, बहुत सारी चीज़ें। और अगला जो है बात करते हैं रोल प्ले मेथड, यानी भूमिका निर्वाह करना। रोल प्ले में जैसे मान लो बात करते हैं रोल प्ले क्या होती है। रोल प्ले का मतलब होता है कि जैसे कोई कोई आप एक्टिविटी पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो उसमें एक अलग अलग कहानी, राजा रानी की कहानी थी या राजा और प्रजा की कहानी थी, या फिर कोई पेड़ था या उस पे आम कैसे लटके हुए थे, या कोई अलग अलग तरह से आप किसका रोल अलग अलग होता है। जैसे मान लो सिपाही है, या आपने देखा भी होगा कई सारी मूवी में भी दिखाते हैं जो स्कूल से रिलेटेड जो भी मूवियाँ बनाते हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटी, जैसा एक मूवी साउथ की है जिसमें रोल प्ले मेथड का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है। बच्चों को एक सर्कल में बैठा दिया जाता है और उनको एक एक बारी करके उनके पीछे कुछ सामान रख देते हैं, फिर उसके पीछे वो दूसरा उठा करके चलता है। सब आप लोगों ने सब देखा भी होगा। तो उससे क्या होती है कि एक जो हमारी पढ़ाई है उसके साथ साथ उनका एक रोल प्ले का मेथड का भी उनको पता लग जाता है। हाँ जी, अगर आप एक शिक्षक बने हैं तो शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए, एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का क्या रोल होना चाहिए, और एक कोई डीएम है तो किसी जिला के उसका क्या हो सकता है। तो इसी तरह से आपको रोल प्ले का जो भूमिका होती है उसके बारे में आपको इन बच्चों के प्रति जोड़ना है, जिससे वो इस चीज़ को या किसी भी चीज़ को आसानी से वो सीख सके। और एक और पॉइंट्स हैं, एक इसमें और है स्टोरी टेलिंग का भी होता है, क्योंकि हम कोई चीज़ अगर स्टोरी के माध्यम से बताते हैं तो बच्चों को या किसी को भी बहुत आसानी से वो याद हो जाता है और हमें हमेशा लाइफ टाइम हमेशा वही चीज़ याद रहती है। अगला है
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ध्यान रखा जाता है कि एनसीएफ 2005 है, ये कहती है कि बच्चों को खुद ढूंढो कि इसमें क्या समस्या हो सकती है। बच्चे को समस्या है तो उसको, कई सारे बच्चों को उसे सुलझाने में लगाइए कि इसको कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, या सभी बच्चों का क्या आपस में राय है उसके अगेंस्ट उसको पढ़ाई करवाना होता है। और अगला है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम हेतु प्रयोग, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो टीचिंग है वो कैसे होना चाहिए। कि यानी कि जैसे कुछ चीज़ें होती है कि हमें अगर बता दिया जाता है तो हम समझ जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एक्सपेरिमेंट के बाद ही उसकी अच्छी तरह से हम जांच पड़ताल कर पाते हैं। जैसे आपने हमें बताया कि भ्रमण के माध्यम से अगर आप सिखाते हो कुछ चीज़ को, तो उनमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं सीखने के लिए, तथा उनमें जो सीखी हुई बात को लाइफ टाइम तक याद रखने की कोशिश करते हैं। और लास्ट पॉइंट बात करें हम, बात करते हैं कि एक है प्रोजेक्ट फॉर ईवीएस, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में परियोजनाएं, हम जो एक कोई टॉपिक होती है, कोई एरिया होता है, हम उसमें किस तरह से एक कार्य योजना बना करके उस कार्य को पूरा करेंगे। जैसे मान लो आपको कहीं बच्चों को घुमाने लेके जाना है, तो एक आप पहले फॉर्मेट तैयार करते हो, हाँ जी आपका टाइमिंग क्या होगा, कहाँ से कितने बजे तक आपको कौन बैठ के जाएगा, कौन लंच होगा, टाइमिंग होगा, घूमने का जो समय होगा वो भी निर्धारित होगा। क्योंकि अगर हम किसी एक चीज़ पे ज़्यादा समय दे देंगे तो और सारी चीज़ें हमारी छूटने की समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसी योजना बनाई जाती है जिसके माध्यम से उनको सिखाने पढ़ाने में बहुत ही आसानी से वो सीख सकें। और जो हमारा अगर हम इधर से शुरू करते हैं क्रिएटिव से, तो लास्ट में हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड होती है। इसमें क्या होता है कि जब कोई जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड में आपने देखा होगा, जैसे कुछ विद्यार्थी टीचिंग कराने के लिए जाते हैं तो उनके जो जूनियर होते हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि आप सामने ऑब्जर्व करिए, और ऑब्जर्व करने के बाद जो टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको आप हर एक बारीकी से सीखिए, क्योंकि आपको इन फ्यूचर वही आपके अप्लाई करने होंगे। तो इसमें ध्यान रखना जाता है कि हर एक पॉइंट्स को हमें नोट डाउन करना होता है, हाँ जी हमने ऑब्जर्व किया, क्या क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में लिखना होता है। इस तरह से जो हमारा ईवीएस मेथड होती है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि जो हमने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किया है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आपको पूरी तरह से इसका जो है रिजल्ट प्राप्त हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो को देखें, जिससे आपको सीखने में बहुत ही आसानी और जो है अच्छी तरह से किसी एक्टिविटीज़ को सीख सकें, और एक दूसरे के साथ शेयर भी करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपकी तैयारी, मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट स्टेप में होंगे। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो कर सोच रहे हैं ऐसे पास हो जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा बहुत कठिन है, क्योंकि पेपर अगर हम पढ़ के देते हैं तो हमें बहुत आसानी से उसके जो मार्क्स हैं उसको उपलब्ध हो जाती है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़ें, कमेंट करें, शेयर करें, एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें।